तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर यू कि लॉ क्या होता है। कुछ आइडिया, कोई आइडिया? देयर इज नो आइडिया? देन लीव एयरटेल, लीव BSNL and get a new connection of idea. I think that then you will get some idea. अरे मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? ऑडिबल नहीं है तो मैंने पहला क्वेश्चन बोला, तुम बताओ। अब बोलो। अब भी नहीं आई? चलो मैं और कोशिश करता हूँ जोर से बोलने की। तो एक काम करो, थोड़ा सा आगे को आ जाओ, आगे को आ जाओ इन सीट्स पे। अब चेक करो मेरी आवाज आई ही नहीं आई। अब आ रही है आवाज? चलो। तो दोबारा से मैं उसको रिपीट कर देता हूं कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि लॉ है क्या चीज। कोई आइडिया दे दो, कोई जस्ट थोड़ा सा तो बता दो। मैं क्या मतलब बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा हूं क्या? हाँ, ओके, रियली इट्स अ गुड आंसर कि एनीथिंग विच डिफाइंस योर राइट्स एंड ड्यूटीज दैट मे बी, आई एम नॉट सेइंग दैट इज लॉ, आई एम सेइंग दैट इट मे बी अ लॉ। ओके, तो आपकी जो डेफिनेशन है, ठीक है, दैट इज अ पार्ट। ठीक है, थोड़ा सा और बताओ। अच्छा चलो मैं ही बोलता हूँ। हाँ, रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय गवर्नमेंट, ओके, विच एवरीवन हैज टू फॉलो। गुड, बहुत बढ़िया। और कोई बोलेगा? चलो मैं बोलता हूँ। मेरे को ये बताओ कि व्हेन यू केम टू दिस क्लास, who told you to sit in this way as you are sitting right now? Who told you? Where it was written? कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन कि आपको क्लास, आ जाओ, आपको क्लास में ऐसे बैठना है? किसी ने बोला तो क्यों ऐसे बैठे? इस साइड को फेस करके क्यों बैठे? देयर वॉज नो रूल रिटन इन द डॉक्यूमेंट ऑफ स्टूडेंट्स प्राइड, नाइदर अ टीचर टोल्ड यू कि यू हैव टू सिट इन दैट वे, even then you are sitting in this way. So who told you where it is written? Can you guess? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। अगर नहीं बोलोगे तो it will be declared as a dead class. ठीक है, जो पुराना ट्रेडिशनल पैटर्न था ना कि एक टीचर की एंट्री होती थी और उसके हाथ में एक डंडा होता था और फिर टीचर बोलता था, स्टूडेंट्स बोलते नहीं थे क्योंकि पता होता था सही बोले और मास्टर साहब को गुस्सा आ गया तो पिटाई लग जाएगी, गलत बोले तो पिटना तो है ही। बट ये जो है अपनी क्लास, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक पैटर्न। ठीक है ना, दोनों पार्टी यानी टीचर एंड टॉट बोथ विल इंटरेक्ट। तो मैं बोल रहा हूं, तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, कुछ आइडिया दो। किसने बोला? लेकिन फिर क्यों बैठे? मतलब मुझे इसका रिप्लाई चाहिए ना, क्यों, मतलब फिर क्यों ऐसे बैठे? कुछ तो बात हुई होगी, है? आदत है। रियली इट्स अ गुड आंसर, आदत है। लेकिन ये आदत कहां से डेवलप हुई? किसे? स्कूल से। और स्कूल से एक रिपीटेशन हुआ, यानी जब फर्स्ट क्लास में जब आप नर्सरी प्री नर्सरी में एंट्री की होगी तो आपको टीचर ने उस समय खुद बिठाया होगा, बोला नहीं होगा। क्योंकि शुरुआती क्लास में क्या होता है कि स्टूडेंट को टीचर ट्रेनिंग देता है कि हाउ टू सिट, हाउ टू बिहेव।
लेकिन आप उस लर्निंग प्रोसेस को रिपीट करते हो इन एवरी क्लास। ठीक है, ध्यान रखना कि उससे तुम्हारा क्या डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड कॉमन सेंस। ठीक है ना, यानी फर्स्ट ट्रेनिंग ने आपको एक आइडिया दिया कि आपको क्लासरूम में कैसे बैठा जाता है, और उस कॉमन सेंस को डेवलप करने के बाद आपने उसको रिपीट किया और आज तक रिपीट कर रहे हो। ठीक है ना, मुझे सिंपल सा आंसर देना। लेट आ रहे हैं बच्चे, आ जाओ आ जाओ। यहाँ पे बाहर से कौन आता है? बाहर से मतलब मुरादाबाद से बाहर से कौन से स्टूडेंट्स हैं? कोई है? कहाँ से? कांट से। बैठ, ध्यान रखना 7:15 इज द टाइम। ठीक है, 7:15 AM नॉट PM। ठीक है, तो 7:15 पे आप यहाँ पर प्रेजेंट रहो। 2-1 मिनट ऊपर नीचे हो जाए दैट डजंट मैटर, लेकिन अगर आप 20 मिनट्स ऊपर नीचे करोगे तो देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, नॉट फॉर मी, फॉर यू, क्योंकि कंसेप्ट छूट जाएगी और रिपीटेशन में रिकॉर्डेड क्लासेस लोगे, शायद उतना इम्पैक्ट ना हो। ठीक है, खैर, तो मैंने बोला कि कॉमन सेंस। अब मुझे एक सिंपल से बताओ कि तुम्हारा अपना मोबाइल निकालो, सब लोग अपना मोबाइल निकालो, और जैसा मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा वैसा इंस्ट्रक्शन फॉलो करना। इट इज मतलब अब मैंडेटरी। तो सारे बच्चों ने मोबाइल निकाल लिया, अपने हाथ ऊपर करो मोबाइल लेकर के, और सब लोग मोबाइल फेंक दो यहाँ पे। अरे क्यों नहीं फेंका? कॉमन सेंस टूट जाएगा। अच्छा, बिल्कुल अभी मतलब फॉरगेट कि आई एम अ टीचर, फॉरगेट, सिंपली थिंक दैट आई एम टोटली स्ट्रेंजर, हमारी कोई बात नहीं, मुझे नहीं जानते। मैंने तुम्हारा मोबाइल ले करके, ठीक है, और तुम्हारा मोबाइल ले करके मैंने तोड़ दिया, तो क्या करोगे? अपने दिल की आवाज बोलना, जो मतलब रेस्पेक्ट अभी भूल जाओ ना, मैंने बोला मतलब ठीक है, थोड़ा सा मतलब सभ्य भाषा का इस्तेमाल करना। क्या करोगे इसका जवाब दो, क्या करोगे? मतलब क्या, अच्छा फीलिंग क्या निकलेगी? चलो मान लो मैं बहुत बड़ा जो है वो हूँ, स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ, सलमान खान जैसा, और तुम राजपाल यादव जैसे हो, तो मार खाओगे मेरे से, लेकिन जो दिल की आवाज़ आएगी वो बताना है। गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा, गुड, गुस्सा आएगा, और क्या एक फीलिंग डेवलप होगी कि काश अगर मैं भी सलमान खान जैसी होती या होता तो मैं आज इन्हें मजा चखाता। यही तो फीलिंग आती। इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरा मोबाइल तोड़ने की? ठीक है ना, ये किसने बताया? खुद फीलिंग डेवलप हुई ना। यही फीलिंग को रिकॉर्ड कर लिया गया। एक और एग्जांपल देता हूं। तुमने मतलब जैसे तुमने मतलब मार्केट में एक स्ट्रांग पर्सन को एक वीक पर्सन को पीटते हुए देखा, और उसने पीटते पीटते उसको मार दिया, यानी लाइफ एंड कर दी। फिर से बता कि इनर फीलिंग क्या निकलेगी कि ऐसे पर्सन को क्या करना चाहिए, और थोड़ा सा और करो, मतलब अपने जो दिल की आवाज है उसको बताना है, मारना चाहिए। और ऐसे आदमी को तो जिंदा रहने का हक है, जो दूसरे की लाइफ को किल कर दे, खत्म कर दे। मैं जो कहना चाह रहा हूं उस बात को समझो। मैंने जो 2-3 एग्जाम्पल दिए कि लॉ जो है, ठीक है, एट प्रेजेंट यू कैन से इट इज रूल्स रेगुलेशंस, एंड दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस which are to be followed by the pupil. ये present situation है, but what is law? In a very simple way, it is nothing. It is simply a codification of common sense. सबने मूवीज जरूर देखी होगी, और मूवी में एक डायलॉग बड़ा कॉमन सा है। क्या नाम है तुम्हारा? देव्यांश। तो एक बहुत सिंपल सा डायलॉग देव्यांश मूवीज में होता है कि हीरो को
विलेन जो है फंसा देता है और उसको पुलिस अरेस्ट करती है और कोर्ट में ले जाते हैं और मर्डर का चार्ज लगाया, 3-4 मर्डर का चार्ज लग गया। तो कोर्ट का बड़ा कॉमन सा लैंग्वेज क्या होता है कि तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनज़र ये कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि मुलजिम देव्यांश ताजीराते हिंद की दफ़ा 302 के तहत मुजरिम करार दिए जाते हैं और इन्हें सजा दी जाती है टू बी हैंग्ड टिल डेथ। ईश्वर ना करे ऐसा हो। ठीक है, ये एग्जाम्पल है सिंपली। तो इसका भी सोचा कि डायलॉग क्या है, देखा तो होगा ना, कभी सोचा इसमें क्या था? इसमें देखो तमाम गवाह, यानी इट मीन्स देयर वाज अ लॉट ऑफ विटनेसेस एंड सबूत, यानी एविडेंसेस, विटनेस थे, सबूत थे, उनके मद्देनजर, यानी आफ्टर एग्जामिनिंग द विटनेसेस एंड एविडेंसेस द कोर्ट इज ऑफ कंक्लूजन दैट द पर्सन जिसका नाम था इज फाउंड गिल्टी, यानी वो प्रूव्ड हो गया। और इसलिए ताजीराते हिंद की दफा 302, ये जो डायलॉग है ये क्या है? लॉ, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, जिसको उर्दू में बोलते हैं ताजीराते हिंद, ठीक है, उसकी दफा, दफा मतलब सेक्शन, और 302, अगर मोबाइल जो आपको दिया है ईश्वर ने और ईश्वर के बाद मम्मी पापा ने खरीद के, तो उस मोबाइल का क्या यूज़ करना चाहिए? व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम नहीं, उस पर आप गूगल करना सीखो। जैसे बोले 302 है क्या, तो तुरंत आईपीसी 302 देखा, तो 302 में अगर देखोगे तो मिलेगा कि जो भी गिल्टी है मर्डर का उसको पनिशमेंट मिलेगा, दैट मे बी डेथ पनिशमेंट। ये बुक बनी थी 1860 में, 1860 में लॉर्ड मैकॉले ने बनाई थी। तो इतने साल पहले एक पर्सन ने तुम्हारी इस फीलिंग का, जो भी मैंने बोला कि तुम्हारे सामने कोई पीट रहा है और उसको जान से मार देता है, तो तुम्हारी उस फीलिंग को उसने कोडिफाई कर दिया। कोडिफाई का मतलब सिस्टमेटिक अरेंज करके एक बुक की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। बात समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि जो कॉमन सेंस आज तुम्हारे अंदर है, आज से 200 साल पहले भी तो वही रहा होगा लोगों के दिमाग में कि हमारे सामने किसी की डेथ कोई कॉज कर दे तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। उसी बुक में सेक्शन 425 में ये लिख दिया कि कोई भी दूसरे की प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्ट करेगा देन ही विल बी पनिश्ड, जो मैंने तुम्हें मोबाइल का एग्जांपल दिया। ठीक है, इस अर्थ पे जब फर्स्ट पर्सन आया, फर्स्ट पर्सन, तो क्या उस समय कोई इकोनॉमिक्स थी, कोई सोशल साइंस यानी सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, कुछ नहीं था, ना कोई लॉ था, ना कोई फिजिक्स थी, ना कोई केमिस्ट्री थी, कुछ नहीं थे। लेकिन जैसे ही 1 से 2 हुए, वहीं से सब कुछ शुरू हो गया। तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम क्या था? एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ठीक है ना, एक्सचेंज ऑफ गुड्स सिंपल। लेकिन जिस मोमेंट पहला एक्सचेंज हुआ उसी मोमेंट लॉ भी शुरू हो गया। यानी लॉ का जो ग्रोथ है वो ग्रोथ आज से नहीं है, यानी मतलब हजारों साल पहले जब इस अर्थ पे सिविलाइजेशन शुरू हुई, ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस हुआ, उस मूवमेंट से शुरू हो गया। कैसे, मैं तुम्हें बताता हूँ, बिल्कुल अपना कॉमन सेंस एक्टिव रखना जो मैं बोलने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स का बर्थडे सबने सेलिब्रेट किया होगा। फ्रेंड्स का बर्थडे, मेरी आवाज आ रही है ना? बता देना, नहीं आएगी तो तुम्हारा फॉल्ट होगा, ध्यान रखोगे। तो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, क्योंकि थोड़ा सा मेरे साथ टेक्नोलॉजी का मतलब सेटिंग बैठती नहीं है, मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं। तो फ्रेंड का बर्थडे है, मैं रियल मतलब तुम्हें विजुलाइज कर रहा हूं, अपने आप को फील करो कि तुम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठे हुए हो, ठीक है। तो ऐसे पहले दिन तुम्हारा बर्थडे है और तुमने अपने फ्रेंड्स को बुलाया और तुमने खूब अच्छा खिलाया। खिलाओगे नहीं खिलाओगे? पिज़्ज़ा, बर्गर, पेस्ट्री जो भी है,
और 2 दिन बाद तुम्हारे फ्रेंड, उसी फ्रेंड का बर्थडे जिसको तुमने पार्टी दी है, और उसने तुम्हें केवल एक सैंडविच और एक कोल्ड ड्रिंक दिया, बोले कि बस अपना फीलिंग बताओ। 2 दिन पहले तुमने उसको पिज़्ज़ा भी खिलाया है, पेस्ट्री भी खिलाई है, कोल्ड ड्रिंक भी, मतलब जो जो उसने बोला, मुझे इतना नहीं पता, वो मोमोज चाउमीन जो भी है सब खिलाया, यानी तुम्हारा बिल निकल के आया तो लगभग 1200-1300 रुपए का। और जब 2 दिन बाद उसका बर्थडे है तो उसने तुम्हें एक कोल्ड ड्रिंक पिला दी और एक सैंडविच 20 रुपए का खिला दिया, यानी 35 रुपये खर्च करके बोला बस हो गई पार्टी। पार्टी का मतलब ये थोड़ी है कि खूब पेट भर के खाओ। अपना फील बताओ। उस समय तो कुछ नहीं बोलोगे, घर तक आओगे क्या सोचते हुए आओगे? बहुत बुरा लगेगा ना। क्यों? क्योंकि हमारी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि जितना हम पे करते हैं उतना हमें रिटर्न भी तो मिले। हमने अगर उस पर 1000 रुपये खर्च किए तो कोई बात नहीं, 1000 नहीं 800 रुपये तो खर्च कर लेता। यही इम्बैलेंस बार्टर सिस्टम में हुआ था। बताओ तो उस समय के बार्टर सिस्टम में और आज के सिस्टम में ऑलमोस्ट सिमिलरिटी है ना, बस थोड़ा सा उसका वे डिफरेंट था। हम आज अपने रिलेशंस की बात कर रहे हैं। उस समय भी यही फीलिंग थी कि मैंने जितना दिया उतना ही रिटर्न मिले। आज भी यही फीलिंग है कि मैंने जितना दिया उतना रिटर्न मिले। तो बार्टर सिस्टम जिस समय शुरू हुआ उसी समय लॉ भी शुरू हुआ, उसी समय तुम्हारा सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देख लिया है ना। बुक देख ली है? नहीं देखी है तो बुक देखोगे तो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और उस कॉन्ट्रैक्ट का बेस क्या है? गिव एंड टेक। कि मैंने अगर गिव किया तो जितना मैंने गिव किया उसी के प्रोपोर्शन में मुझे टेक मिले, यानी रिटर्न मिले। तो गिव एंड टेक यानी द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज गिविंग एंड टेकिंग। तो ये तो बाद की बात है, लेकिन मैंने जो स्टार्ट किया ये कहाँ से निकला था कि मैंने जितना पे किया उतना मुझे मिले, फीलिंग थी। उसी फीलिंग को 1872 में कोडिफाई कर दिया और बन गया तुम्हारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब याद रहेगा कि व्हाट इज लॉ? व्हाट इज लॉ? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब बाद की बातें हैं। सिंपल सा हमारा कॉमन सेंस है लॉ, ठीक है ना। और कॉमन सेंस सबके दिमागों में है या नहीं है? सबके पास है या नहीं है? है ना। तो तुमने लॉ समझ लिया, मान लो आज से अभी से तुमने लॉ समझ लिया, फील कर लिया, क्योंकि जो तुम्हारा कॉमन सेंस बोलता है फाइनली वही लॉ होता है। 2 एक एग्जाम्पल दे दिए, अब मैं तुम्हें बताता हूं। फिर तुम इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया तुम लोगों ने किस एक्सपेक्टेशन से? बहुत सिंपल, मैंने बोला ना कि अभी थोड़ी देर के लिए फील करना है कि आई एम नॉट अ टीचर, वी आर इंटरेक्टिंग, ठीक है, लाइक अ लेमैन। तुमने इस इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन किया, यू आर पेइंग द फी, ठीक है ना। अब आपको यहां पर इस इंस्टीट्यूट ने अच्छा नहीं पढ़ाया, कॉमन सेंस क्या कहता है? छोड़ देंगे, ठीक है। और जो फीस पे कर दी है वापस क्लेम करने कहोगे ना, करें पहली बार क्या करोगे? गौरव सर के पास आओगे कि सर हमारी फीस वापस कर दो, ठीक है। यही अब बताओ कॉमन सेंस कि अगर गौरव सर ने फीस पे नहीं की तो क्या करोगे? कोर्ट कचहरी भी जाने का सोचोगे ना, सोचोगे। तो ये तुम्हारे अंदर एक फीलिंग जो डेवलप हुई है, ये कहां से हुई डेवलप? आसपास की सोसाइटी में देखा होगा तुमने। और 10th क्लास में सीबीएसई बोर्ड में जो बच्चे पढ़ के आए हैं, उन्होंने इकोनॉमिक्स की जो बुक थी उसमें लास्ट चैप्टर था कंज्यूमर राइट्स था। उसमें एक स्टूडेंट की स्टोरी दे रखी थी कि एक स्टूडेंट ने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, अच्छा मतलब स्टडी मटेरियल, अच्छी टीचिंग का प्रॉमिस किया गया था, बट जब वो क्लासेस में गई तो उसको वो फैसिलिटी नहीं मिली, तो उसने फीस क्लेम वापस मांगी, इंस्टीट्यूट ने मना कर दिया।
देन शी मूव टू दी कंज्यूमर कोर्ट, और कंज्यूमर कोर्ट ने उसको उसकी फ़ीस वापस करने का ऑर्डर दे दिया कि फ़ीस वापस होगी। तो इंस्टीट्यूट का जो ओनर था वो हायर कोर्ट में चला गया। हायर कोर्ट ने उसको डांट लगाते हुए कहा कि फ़ीस तो वापस करोगे ही, और हायर कोर्ट में जो तुमने एप्लीकेशन डाल करके इस बच्चे को परेशान किया उसके लिए कंपनसेशन और दोगे। याद आ गया? तो किसी ने कोई कानून, तुम्हें कंज्यूमर लॉ नहीं पढ़ाया अभी, तुमने रूटीन वे में एक राइट्स एंड ड्यूटीज पढ़ लिया। तो मेरी बात समझ में आ रही है? मैं जो कहना चाह रहा हूं कि लॉ जो है वो कुछ नहीं है, आपके कॉमन सेंस में है। आप यहाँ पर आए हो, सिंपल सी बात है, यहाँ पर अच्छा नहीं मिलेगा, छोड़ के चले जाओगे, फीस भी वापस में ले लोगे। और अब रिवर्स, हमने बहुत अच्छा पढ़ाया और तुमने फीस नहीं दी तो हम छोड़ देंगे? छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ना। पहली बार प्यार से कहेंगे, फोन मिलाएंगे कि भाई बच्चे आपने फीस नहीं पे करी है, आप फीस पे करो, और नहीं करोगे तो हम भी क्लेम करेंगे। ये भी कॉमन सेंस है कि जो गिल्टी होगा वो पे करेगा, सीधी सी बात है। अगर तुम फीस पे नहीं कर रहे हो अच्छी सर्विसेज के बाद, देन यू आर गिल्टी, और हम अच्छी फीस पे करने लेने के बाद अच्छी सर्विसेज नहीं दे रहे, देन वी आर गिल्टी। ठीक है, याद रहेगा। अब थोड़ा सा एक और इसमें कि जो लॉ है, जो बच्चों ने बोला कि ये रूल्स हैं एंड रेगुलेशंस हैं। एक बच्चे ने बोला राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, ठीक है ना। ये तो बाद की बातें हैं, ठीक है ना। मतलब सिंपली राइट्स एंड ड्यूटीज बाद में क्रिएट होती है। हम इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, इस वर्ड को पकड़ते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन। इन्होंने बोला था मेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, विच इंक्लूड्स राइट्स एंड ड्यूटीज, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा हम इसको और चेंज करते हैं कि लॉ मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर मेड बाय द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। लेजिस्लेटिव ऑर्गन क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसके 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। जुडिशरी का काम क्या होता है? जस्ट टू सेटल द डिस्प्यूट्स, नॉट टू मेक लॉज। एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ एग्जीक्यूटिव? जस्ट टू इम्प्लीमेंट द लॉज, implement the laws, not to make laws. It is the only function of legislature, and legislature is the only organ which is empowered to make laws. ठीक है, थोड़ा सा इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में लेजिस्लेटिव ऑर्गन इट इज एट 2 लेवल, ठीक है, सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल. At central level it is known as parliament, and at state level it is known as state legislative assembly. ठीक है, या स्टेट लेजिस्लेचर बोल देते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर, क्योंकि इंडिया में हमारे कितने स्टेट्स हैं? 29 स्टेट्स. तो 29 के 29 स्टेट्स में 2 हाउसेज नहीं है. जैसे इंडिया के सेंटर में 2 हाउसेज है, पता है कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों मिलके लॉ बनाते हैं. स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, लेकिन ये 6 to 7 स्टेट्स में ही है, सारे स्टेट्स में नहीं है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर. ठीक है, याद रहेगा. तो इंडिया में यूपी में रह रहे हैं हम, तो यूपी में यूपी गवर्नमेंट का लेजिस्लेटिव ऑर्गन लॉ मेक कर सकता है, और अगर हम इंडिया के सेंटर की बात करें तो स्टेट का यानी सेंटर का लेजिस्लेटिव ऑर्गन लॉ बना सकता है. ये लॉ नहीं बनाते, ये लॉ नहीं बनाते. ठीक है, याद रहेगा.
तो एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं कि व्हाट इज लॉ? रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, याद रहेगा। अब दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं कि समटाइम्स पार्लियामेंट इज नॉट इन अ पोजिशन टू मेक लॉ एंड दैट मे बी ड्यू टू नो सेशन इन दैट पीरियड। कि पता होगा सबको कि पार्लियामेंट के 2 सेशन होते हैं, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन, और उसी ड्यूरेशन में उनको लॉ बनाना होता है। क्या पार्लियामेंट के लोग लॉ बना लेते हैं? पार्लियामेंट के लोग या स्टेट लेजिस्लेटिव की बात करें तो क्या लॉ बना लेते हैं? लड़ाई करते हैं, माइक तोड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, बहुत सारी देखा है ना। तो ऐसे में कई बार इमीडिएट नीड होती है लॉ बनाने की, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन ओवर हो चुका है और पार्लियामेंट लॉ बनाने की पोजीशन में थी नहीं। तो उस समय टेम्परेरी एक लॉ बनाया जाता है बाय एग्जीक्यूटिव। देखो क्या ना, कब? व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। अगर पार्लियामेंट सेशन में तब कोई टच नहीं कर सकता, बट व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन then executive is empowered to make laws, but that is a temporary law, क्योंकि उसको केवल for the time being law making की पावर होती है। और इसको क्या बोलते हैं? सुना होगा, ऑर्डिनेंस सुना होगा तुम लोगों ने। ठीक है, पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है उसके अंत में आ जाता है एक्ट, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट जो तुम पढ़ोगे। लेकिन अगर ये एग्जीक्यूटिव बनाती तो क्या हो जाता है? ऑर्डिनेंस। लेकिन इसकी वैलिडिटी भी नहीं होती, एक शॉर्ट टाइम के लिए वैलिडिटी होती है। ठीक है, याद रहेगा। तो इसको कभी कभी रूल बनाने की पावर है, रूटीन नहीं है। ऐसे ही जुडिशरी का काम क्या है? टू सेटल द डिस्प्यूट। लॉ नहीं बनाती, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि देयर इज नो लॉ फॉर ए पर्टिकुलर डिस्प्यूट। कोई ऐसा डिस्प्यूट हुआ कि उस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए कोई लॉ ही नहीं है, तो क्या कोर्ट वापस कर दे पार्टीज को कि गो बैक, when there will be a law then we will settle your dispute in future, until the time wait? ऐसा तो नहीं करेगा ना। कोर्ट क्या करेगा? अपना कॉमन सेंस, देखो अपना कॉमन सेंस लगा करके उस डिस्प्यूट को सेटल कर देगा। और जब तक उस टॉपिक पर नया लॉ पार्लियामेंट ना बना दे तब तक कोर्ट का वो डिसीजन एज अ लॉ वर्क करेगा। लेकिन फिर अगर लॉ ऑलरेडी उस टॉपिक पर है तो कोर्ट को कोई पावर नहीं है उस पर अपना कॉमन सेंस लगाने की। ठीक है, अब फटाफट सुन लो कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हैं। कौन कौन से? मेरे को फॉलो करो। फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव इज एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ठीक है, फिर पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है दैट इज नोन एज एक्ट। एग्जीक्यूटिव जब लॉ बनाती है देन, और कोर्ट का जो डिसीजन जो फ्यूचर डिस्प्यूट के लिए गाइडलाइन बन जाए उसको हम बोलते हैं प्रीसीडेंट। प्रीसीडेंट, PRECEDENT, प्रीसीडेंट। ठीक है, आज मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं। ठीक है, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज कोई मैंने तुम्हें टॉपिक नहीं पढ़ाया, आज मैंने तुम्हें केवल एक बेसिक आइडिया दिया है कि लॉ इज नथिंग एक्सेप्ट अ कोडिफिकेशन ऑफ कॉमन सेंस। ठीक है, कुछ नहीं है, हमारे फीलिंग को कोडिफाई कर दिया लॉ मेकर्स ने, दैट इज लॉ। ठीक है, चलो विश यू ऑल द बेस्ट, कल पढ़ते हैं।